हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आर पे एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। लगभग इस वीडियो लेक्चर में हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा हमने कुछ अन्य 2 वीडियो लगभग इस पर सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने कवर किए हुए हैं। तो जो भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर इज। जो बीज ढेर होते हैं उनके सर्टिफिकेट का कलर क्या होता है? ऑप्शन है ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन। तो जो सीड लॉट सर्टिफिकेट का कलर होता है वो ऑरेंज अथवा ग्रीन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका लास्ट वाला सही है, ऑरेंज या फिर ग्रीन होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर इज। जो सीड सैंपल होता है, बीज नमूना, उसके सर्टिफिकेट का कलर क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, वाइट। तो जो सीड सैंपल है उसके सर्टिफिकेट का कलर ब्लू होता है, नीला होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन। मतलब जो डॉर्मेंसी या सुसुप्तावस्था होती है उसको ब्रेक करने के लिए गर्म वाटर उपचार विधि किस में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर फसलें दी गई हैं, लेंटिल है, मसूर, कॉटन, कपास, चेरी, नॉन। मतलब इसमें से कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ पर लेंटिल या मसूर में हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी प्राइमरी सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम 3 कंटेनर्स ऑफ 100 kg। जो आपका प्राइमरी सैंपल है यानी प्राथमिक नमूना है, उससे हम 3 कंटेनर रखे हुए हैं 100 kg। तो उसमें हम कितने नमूने वहाँ पर प्राथमिक नमूने ले सकते हैं? तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं 3, 5, 15, 9। तो इसमें 100 यहाँ पर 3 कंटेनर हैं जो कि 100 kg के। तो इसमें हम 9 नमूने लेते हैं, मतलब एक कंटेनर पर हम 3 नमूने लेते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 नमूने आपको प्राइमरी सैंपल यहाँ पर लेने पड़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एम्ब्रियो एक्साइज टेस्ट यूज्ड फॉर सरफेस डिसइंफेस्टेशन। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि जो एम्ब्रियो है निकलने के लिए उसके टेस्ट में हम कौन सा यहाँ पर जो सरफेस होती है एम्ब्रियो की उसको विसंक्रमण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सोडियम हाइपोक्लोराइड, लैक्टोफेनॉल, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, आल। तो इसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल नेमेटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो नेशनल नेमेटोड कलेक्शन है भारत के अंदर वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है आनंद, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ। तो ये जो नेशनल नेमेटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्धशाली शुगर केन प्लांटेड इन। जो अर्धशाली शुगर केन गन्ना होता है उसको हम कब रोपित करते हैं, कब लगाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है जून जुलाई, दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च, नॉन ऑफ दिस। तो जो अर्धशाली गन्ना होता है उसको हम जून जुलाई में लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, साइज ऑफ साल्टेशन इज। जो साल्टेशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज यहाँ पर कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 0 लेस देन 0.1 mm, मोर देन 0.1 mm, 0.1 से 0.5 mm, 0.55 से 1 mm। तो जो साल्टेशन के लिए साइज है पार्टिकल्स का तो वो 0.1 से 0.55 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर।
जो सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट है वो किस में किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सोरगम, व्हीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो ये जो सीड कोट पेरोक्सीडेज टेस्ट है ये सोयाबीन में किया जाता है, अर्थात इसमें हम जो सोयाबीन के बीजों का जो सीड कोट होता है उसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम की मात्रा को पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होती है या पाई जाती है तो इसमें हम एक टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि ये जीनों के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर वहाँ पर डोमिनेंट जीन पाए जाते हैं तो इसकी उपस्थिति होती है, अधिक होती है। अगर वहाँ पर डोमिनेंट जीन नहीं होते हैं, रिसेसिव जीन होते हैं, तो इसकी उपस्थिति वहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीड कोट को पहले हम परख नली में अलग अलग करके जो भी सीड्स होते हैं उसको हम हर एक में अलग अलग सीड कोट को निकाल करके परख नली में डालते हैं। फिर उसमें 0.5% गायकॉल की 10-10 बूंदों को डाल देते हैं। उसके बाद फिर उसमें 10 मिनट बाद हम 0.1% जो सोल्यूशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसकी कुछ बूंदों को डालते हैं। 1 मिनट बाद में देखते हैं कि अगर वहाँ पर लाल भूरा रंग उपस्थित होता है तो उसमें हम मानते हैं कि इसमें इनके जो सीड कोट्स हैं उसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। अगर वहाँ पर रंगहीन होता है तो वहाँ पर सीड कोट में जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है। तो इस टेस्ट को सबसे पहले बुटेरी और बुजेल ने विकसित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एल्कलॉइड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। जो एल्कलॉइड टेस्ट है वो किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है लूसन, ल्यूपिन्स, क्राइजेंथमम, सीरियल्स। तो जो एल्कलॉइड टेस्ट है या क्षाराब टेस्ट है, परीक्षण है, वो ल्यूपिन्स में किया जाता है। जो ल्यूपिनस स्पीशीज होती हैं उसमें एल्कलॉइड का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है कि उनके बीजों में एल्कलॉइड की उपस्थिति है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं कि बीजों को हम 24 घंटे पानी में भिगो करके रख देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम पतली पतली स्लाइस में काट लेते हैं और काटने के बाद फिर उसको हम जो कांच ग्लास की जो प्लेट्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, उस पर हम रख कर एक एक बूंद वहाँ पर ल्यूगॉल एक सॉल्यूशंस आता है उसको हम ड्रॉप करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। अगर वहाँ पर एल्कलॉइड की उपस्थिति होती है तो वो भूरा लाल या ब्राउन रेड कलर वहाँ पर दिखाई देता है। अगर वहाँ पर एल्कलॉइड की अनुपस्थिति होती है तो ये कलर वहाँ पर नहीं आता है, रंगीन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है फिनॉल टेस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर। जो फिनॉल टेस्ट है वो किस में किया जाता है? तो ये जो फिनॉल टेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं सीरियल, लेग्यूम्स, ऑयल सीड, नॉन। तो जो फिनॉल टेस्ट है या फिनॉल परीक्षण है वो सीरियल्स क्रॉप में किया जाता है। जो धान्य फसलें होती हैं मेनली इसको गेहूं, धान और ज्वार में इसको किया जाता है। इसको 1965 में वाल्स के द्वारा विकसित किया गया था। साइंटिस्ट थे वाल्स, इन्होंने इसको 1965 में विकसित किया। ये मेनली गेहूं वगैरह में काफ़ी शुद्धता परीक्षण के लिए इसको बहुत वर्षों से किया जा रहा है। इसमें हम पहले बीजों को 16 घंटे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो टेम्परेचर होता है पानी में भिगो कर रख देते हैं। इसके बाद फिर इसको हम एक फ़िल्टर कागज़ पर ऐसे फैला देते हैं। उसके बाद फिर उसमें 1% हम फिनॉल की कुछ बूंदें डालते हैं। इसके बाद अगर वहाँ पर 4 घंटे बाद परीक्षण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर वहाँ पर काला या गहरा भूरा या हल्का रंग उपस्थित होता है तो उसके हिसाब से हम बीजों को अलग अलग पहचान कर लेते हैं कि ये अलग अलग किस्म इसमें मिली हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एवरेज डायमीटर ऑफ बल्बलेट्स ऑफ ओनियन सीड स्टैंडर्ड सेड नॉट बी लेस देन। जो ओनियन की बल्बलेट्स हैं वो सीड स्टैंडर्ड के लिए कितने से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कितनी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर ओनियन की बल्बलेट्स हैं वो 2 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे छोटी होती हैं तो वो सीड स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है प्योर सीड फ्रैक्शन इल एबलमास्कस स्कुलेंटस। जो प्योर सीड फ्रैक्शन है
यहाँ पर सीड का अंश है वो एबेलमास्कस एस्कुलेंटस में कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है इसके 98, 95, 99 और 96। तो यहाँ पर जो एबेलमास्कस एस्कुलेंटस भिंडी है उसका प्योर सीड फ्रैक्शन 99% होना अनिवार्य है, यहाँ पर 99 होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मैक्सिमम इन, जो कटाई सूचकांक है इंडेक्स है वो अधिकतम किस में होता है? तो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कैरेट, पिजन पी, व्हीट, राइस। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है अधिकतम इसमें कैरेट में होता है, गाजर में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है इसको हम एक फार्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड अपान में बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इकोनॉमिक यील्ड मतलब जो आपको ग्रेन्स प्राप्त होता है, और बायोलॉजिकल यील्ड में ग्रेन के साथ साथ जो उसका एक्स्ट्रा या भूसा वगैरह या जो भी अन्य पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हार्वेस्टिंग इंडेक्स आपका निकल आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड इन लार्ज अमाउंट। जो शुगर जब आपके सीड जर्मिनेट कर रहे होते तो उस समय कौन सी शुगर उसमें अधिक मात्रा में बीजों में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सेलुबियोज। तो इसमें जब शुगर आपके जब सीड जर्मिनेशन हो रहे होते हैं तो उस समय मल्टोज अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लॉटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्टेड प्राइमरली। जो ब्लॉटर मेथड है इसका प्रयोग हम सीड हेल्थ या जो बीज स्वास्थ्य परीक्षण में किसको हम डिटेक्ट करने के लिए इसको हम करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है वायरस, फंजाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए, नेमेटोड्स। इसके द्वारा जो ब्लॉटर टेस्ट किया जाता है वो फंजाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पॉसिबल रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी। जो सीड डॉर्मेंसी के लिए यहाँ पर पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, संभावित जो कारक हो सकते हैं, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से हैं, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, क्रैकिंग ऑफ हुल्स, इमैच्योर एम्ब्रियो, ग्रीन डिस्टोरेशन। तो इसमें जो सीड डॉर्मेंसी की पॉसिबल रीजन है वो इमैच्योर एम्ब्रियो होगा, तो वहाँ पर सीड डॉर्मेंसी देखने को मिलेगी, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीड टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड एंड वाइट वैरायटीज ऑफ व्हीट। तो जो लाल और सफ़ेद जो वैरायटी होती हैं गेहूं की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर फिनॉल टेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लीच टेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, फेरस सल्फेट टेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम जो लाल और सफ़ेद वैरायटी का गेहूं है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें हम 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर हम वहाँ पर पोटेशियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगर हम उसका प्रयोग 5% घोल को करते हैं तो 1 घंटे के अंदर वहाँ पर दानों के रंग में अंतर देखा जा सकता है। उसमें जो सफ़ेद जातियाँ होती हैं वो 10 मिनट बाद उसमें हल्का पीला कलर होने लगता है, जबकि लाल जातियों में ये 15 मिनट बाद ही नारंगी, और 1 घंटे अगर जैसे बीतते हैं तो धीरे धीरे वो गहरे नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो लाल वैरायटी वाला व्हीट होता है, जबकि वाइट वाला पीला हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच टेस्ट आर यूज फॉर वाइल्ड पैडी आर रेड पैडी ओराइजा सटेवा और वैरायटी फटुआ। इसमें हम कौन सा टेस्ट जो वाइल्ड पैडी है या रेड लाल धान है उसको पता लगाने के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है फिनॉल टेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लीच टेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। तो इसका पता लगाने के लिए हम जंगली जो धान होता है उसके लिए हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको रोस्टा ने, एक साइंटिस्ट ने रोस्टा, इन्होंने 1975 में इसको विकसित किया था। इसमें हम जो एक परख नली में कुछ जो भी संदेहप्रद बीज होते हैं उसको लेकर के उसमें हम 2% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं,
तो अगर लाल धान होते हैं तो इसकी उपस्थिति में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल है वो लाल हो जाता है। अगर वहाँ पर सफ़ेद धान होते हैं तो जो बीज होते हैं तो उसके कलर जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई कलर नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉपर सल्फेट अमोनियम टेस्ट इज़ यूज टू। जो कॉपर सल्फेट अमोनियम टेस्ट है ये किस में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मेलिलोटस एल्बा, मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस, बोथ, नॉन। तो जो कॉपर सल्फेट अमोनियम टेस्ट है ये मेलिलोटस एल्बा और मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। दोनों बीज मिश्रण को हम अलग अलग पहचानने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो टेस्ट है ये मैक्सन और हर्स्ट ने 1963 में किया था। इसमें हम पहले कॉपर सल्फेट की जो मात्रा कॉपर सल्फेट और अमोनियम दोनों को मिला करके हम एक घोल तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम बीजों को 20 मिनट के लिए उसी घोल में हम सॉल्यूशन में रख देते हैं। अगर जो मोरस एल्बा वाले जो सीड्स होते हैं वो पीले हरे रंग के हो जाते हैं, जबकि जो मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस है इसके बीज भूरे अथवा काले रंग के हो जाते हैं। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि मेलिलोटस एल्बा का कौन सा बीज है और मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस का बीज कौन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है इन इंडिया नॉर्मली हाउ मैनी जनरेशन सिस्टम सीड आर प्रोड्यूस। भारत में कितने जनरेशन के सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो भारत में 3 जनरेशन सिस्टम के सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व। सीड सर्टिफिकेशन में क्या इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर 1 फेज़, 3 फेज़, 5 फेज़ और 7 फेज़। तो जो सीड सर्टिफिकेशन के लिए जो फेजेस होती हैं वो 7 फेज़ में ये पूरा होता है सीड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है स्लो ड्राइंग सीड इज, मतलब जो यहाँ पर ड्राइंग बीजों की जो सूखना है वो सबसे स्लो किस में होता है? तो ऑप्शन है सीरियल्स, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ग्रास, पल्सेस। तो जो सबसे देर में या स्लो ड्राइंग सीड्स होते हैं वो पल्सेस ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ईपीजीएल जर्मिनेशन इज़ फाउंड इन। जो ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है पी, ग्राम, कुकुम्बर, मैंगो। तो जो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है वो कुकुम्बर में देखने को मिलता है। ईपीजीएल जर्मिनेशन वास्तव में क्या होता है कि ईपीजीएल जो जर्मिनेशन होता है इसमें हाइपोकोटाइल अधिक वृद्धि करता है, जिसके कारण जो बीज पत्र होते हैं वो भूमि से ऊपर आ जाते हैं। तो इसको हम ऊपर भूमिक अंकुरण भी कहते हैं। तो ये कुकुम्बर में देखने को मिलता है। जबकि जो आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है उसमें जो इपीकोटाइल है वो तेज़ी के साथ वृद्धि करती है, उसमें जो बीज पत्र हैं वो भूमि के ऊपर नहीं आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड बाई। जो जर्मिनेशन है वो किसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, अवरुद्ध हो जाता है? तो ऑप्शन है रेड लाइट, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो जो जर्मिनेशन है वो इंफ्रारेड लाइट के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है रिप्रोडक्शन बाय लीफ अकर्स इन। जो रिप्रोडक्शन है वो लीफ के द्वारा किसमें होता है? तो ऑप्शन दिया गया है बिगोनिया, हाइड्रिला, सेरेटोफाइलम, नॉन। तो जो लीफ के द्वारा यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है बिगोनिया में होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मैक 12, मैक 162, मैक 184 इज ए वैरायटी ऑफ। ये वैरायटी किसकी है? तो ऑप्शन है मेज, मैटिकागो, बीटी कॉटन, टोमेटो। तो ये जो मैक 12, मैक 162 और मैक 184 ये जो वैरायटी है ये बीटी कॉटन की हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के एंजाइम को? तो इसमें ऑप्शन है एटीपीएज, डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज, आइसोमेरेज। तो ये जो टेस्ट टेट्राजोलियम टेस्ट है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
के लेवल को, जो एक्टिविटी होती है इसके लेवल को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पायरेनॉइड्स हैं, ऑप्शन है प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन, स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन, फैट सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन, स्टार्च सराउंडेड बाय फैट। तो जो पायरेनॉइड्स होते हैं ये प्रोटीन से सराउंडेड, जो स्टार्च ग्रेन होता है वो प्रोटीन से सराउंडेड होता है, तो उस कंडीशन को हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यू जीन आर क्रिएटेड बाई, जो न्यू जीन है वो कैसे बनता है, क्रिएट होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, इन्वर्जन, नॉन। तो जो न्यू जीन होता है वो क्रिएट म्यूटेशन के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, म्यूटेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द रूडिमेंट्री रूट्स ऑफ द सीड्स आर सीडलिंग दैट फॉर्म द प्राइमरी रूट्स ऑफ द यंग प्लांट इज नोन एज। तो इसमें जो रूडिमेंट्री रूट्स होती हैं सीड्स की या सीडलिंग की, वो प्राइमरी रूट्स जो यंग प्लांट्स होता है वो किसके, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जो प्राइमरी रूट्स होती है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। ऑप्शन है रेचिस, रेडिकल, रेचिला और रेसन, तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज इज, जो मेज या मक्का में पॉलिनेशन का प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, नॉन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द जीनोम कंटेन बाई ब्रेड व्हीट आर, जो ब्रेड व्हीट या टिटकम स्ट्यूम होता है उसके जीनोम कंटेंट क्या होता है। इसमें ऑप्शन है ABC, XYZ, ABD, नॉन। तो जो ब्रेड व्हीट होता है उसका जीनोम स्ट्रक्चर ABD होता है, AA, BB और DD। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सीड ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स, जो बीज सुखाना है वो किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिए गए हैं वाइबिलिटी एंड वीगर, प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन। तो जो सीड को सुखाना है, बीजों को सुखाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वाइबिलिटी और वीगर को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो उसकी जीवन क्षमता और उसके ओज को बचाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ स्पॉन ऑफ सीड अंडर स्टोरेज आर, जो 2 यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं लाइफ स्पॉन, जो सीड के बचाने के जो प्रभावित कर सकते हैं फैक्टर, वो कौन से हैं स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, सीड साइज एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो जो स्टोरेज के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बीजों की लाइफ स्पॉन को प्रभावित करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ये 2 होते हैं जो कि यहाँ पर बीजों की लाइफ स्पॉन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज इन व्हीट सीड इज, मतलब जो आपका गेहूं है उसके लिए सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट अधिकतम कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 12, 15, 7 और आपका नॉन। तो जो व्हीट में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो 12% होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्लांट्स, मतलब शुगर को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा तत्व इसमें आवश्यक होता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम, बोरान, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो बोरान के द्वारा जो तत्व होता है वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, बोरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस रिलीज्ड इन इंडिया इज, जो भारत में ड्वार्फ वैरायटी कौन सी रिलीज़ की गई है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर IR8, TN4, जया, PR10।
तो जो वैरायटी है ड्वार वैरायटी वो जया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड रिलीज इन इंडिया इज, मतलब जो सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड है वो भारत में कौन सी पहली विकसित की गई थी, वैरायटी का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है GEB 24, पूसा RS 23, पूसा RS 10, पूसा बासमती। तो जो पूसा RS 10 है वो इसमें सबसे पहले सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड वो भारत में रिलीज़ की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्टिफाइड सीड्स ऑफ कॉटन शुड हैव मिनिमम जर्मिनेशन ऑफ, जो आपका कॉटन सीड होता है सर्टिफाइड या प्रमाणित सीड बीज होता है उसमें न्यूनतम अंकुरण कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है 50%, 60%, 70%, 80%। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा 60%। जो न्यूनतम अंकुरण होना चाहिए उसमें आपके कॉटन में, कपास में, सर्टिफाइड सीड में वो 60%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, जो एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है बिना फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो ऑप्शन है एपोमिक्सिस, एम्फोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी नॉन। तो इसमें एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो का विकास होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, एपोमिक्सिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर सीड सैंपल केप्ट इन एन इंक्यूबेटर फॉर जर्मिनेशन टेस्ट लाइट इज, जो सीड सैंपल्स होते हैं उनको हम किसी भी इंक्यूबेटर में जर्मिनेशन टेस्ट के लिए रखते हैं, तो वहाँ पर लाइट क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इसेंशियल होती है, हमेशा वहाँ पर आवश्यक होती है, या नेवर इसेंशियल या कभी आवश्यक नहीं होती, या नॉट हार्मफुल होती है, हार्मफुल होती है। तो इसमें वो लाइट हार्मफुल नहीं होती है, तो यहाँ पर नॉट हार्मफुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, मेल स्टेरिलिटी इज यूज टू डेवलप, जो नरबंधता होती है उसको किस चीज़ को डेवलप करने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन है इनब्रेड जो अंतःप्रजात होते हैं, हाइब्रिड संकर, सिंथेटिक या संश्लेषित जो किस्में होती हैं, नॉन। तो मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग मेनली हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज नोन एज, अगर एक एम्ब्रियो के अंदर कई सारे वहाँ पर सीड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पॉलीसोमी, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोगैमी, नॉन। तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं अगर एक ही बीज के अंदर कई सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज यूज्ड फॉर, जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होता है, विधि होती है, वो इसमें प्रयोग की जाती है, जो कि बीजों की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है उसके हम बायोकेमिकल टेस्ट में बीजों का क्रोमेटोग्राफी मेथड भी फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं सोयाबीन, व्हीट, ओट, ऑल। तो जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होता है वो सोयाबीन में भी किया जाता है, व्हीट में भी किया जाता है और ओट में भी किया जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू इन्हेंस द क्लैरिटी ऑफ सीडलिंग कलर इज यूज्ड, जो पौध होती हैं या सीडलिंग्स होती हैं उसके कलर को हम किस प्रकार से उसकी स्पष्टता को बढ़ाने के लिए हम किन केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑल। तो इसके ऑप्शन आपके सभी सही होंगे, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं और अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उसका भी प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इन दोनों का प्रयोग हम 1% सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें सीरियल की कुछ किस्मों में जो प्रांकुच चौल होता है तथा सोयाबीन, अरहर एवं जो अन्य सीरियल्स होती हैं उनकी सीडलिंग के जो तने होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं, तो उसके रंगों की स्पष्टता को कि वो किस कलर का है उसको बढ़ाने के लिए हम इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू चेक द फिजिकल प्योरिटी मेन कंपोनेंट ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू ISTA रूल्स। हम किसी भी जो सीड्स होता है उसके कंपोनेंट्स या घटकों को चेक करने के लिए जो फिजिकल प्योरिटी के लिए उसके लिए IST जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है उसने क्या रूल्स बनाए हैं, इसमें हम किन किन चीज़ों को चेक करते हैं।
तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्योर सीड, अदर क्रॉप सीड्स, वीड सीड्स, इनर्ट मैटर, ऑल। तो इसमें हम चारों चीज़ों को ISTA के रूल के हिसाब से हम चेक करते हैं। जो शुद्ध बीज उसमें कितना है, अदर जो क्रॉप्स हैं उनका सीड कितना है, वीड खरपतवारों के बीज उसमें कितने हैं, इसके अलावा इनर्ट मैटर यानी जो भूसा, कंकड़, पत्थर, ये सब कितना उसमें पाया जा रहा है। तो इसमें हम सभी चीज़ों को चेक करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है टू टेक रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस सम क्वांटिटी ऑफ सीड फ्रॉम सीड लॉट। मतलब हम अगर किसी भी सैंपल जो ले रहे हैं किसी भी ढेर से, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस से थोड़ी थोड़ी क्वालिटी में मात्रा में अगर हम बीजों को लेते हैं तो वो कौन सा सैंपल कहलाता है। ऑप्शन दिए गए प्राइमरी सैंपल, कंपोजिट सैंपल, सबमिटेड सैंपल, वर्किंग सैंपल। तो वो प्राइमरी सैंपल कहलाता है, प्राथमिक नमूना। इसमें हम बीजों को रैंडमली, जो आपका सीड लॉट है, बीजों का ढेर बना हुआ है, उसमें हम अलग अलग स्थानों से थोड़ा थोड़ा करके हम सीड सैंपल लेते हैं। रैंडमली किसी भी स्थान से हम उसको ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर मात्रा लेते हैं नमूने की, तो वो आपका प्राइमरी सैंपल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक सीड इज प्रपोज्ड बाई। जो सिंथेटिक सीड्स होते हैं, उस संश्लेषित बीज होते हैं, उसकी अवधारणा किसने विकसित की। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कोटे, मुरासिगे, शेपर्ड, हैबरलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर मुरासिगे सही होगा, बी। इन्होंने, जो मुरासिगे हैं, इन्होंने जो संश्लेषित बीज की अवधारणा को विकसित किया था, जबकि कोटे ने, जो कोटे हैं, इन्होंने मटर एवं मक्का के मूलाग्रों को उगाया था। और शेपर्ड जो हैं, इन्होंने प्रोटोप्लास्ट का उपयोग करके नए पौधे विकसित किए थे। और हैबरलैंड ने टोटीपोटेंसी की खोज की थी। तो ये हमारे थे आज के 50 MCQs। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।